नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के साथ जाने की अटकलें और गठबंधन की संभावनाएं तेज हो गई हैं। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व विशेषकर सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी को उनके पुराने मूल में लौटने यानी कांग्रेस में वापस आने का विकल्प दिया है। हाल ही में तृणमूल कांग्रेस में भारी आंतरिक असंतोष और बगावत देखने को मिली है। पार्टी के 58 विधायक और करीब 20 सांसदों के बागी रुख के कारण ममता बनर्जी को अपनी पार्टी को एकजुट रखने और अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत करने के लिए कांग्रेस के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। उधर राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने के लिए कांग्रेस के लिए भी ये बड़ी आवश्यकता है और इसीलिए कांग्रेस ममता को साथ लाने के पक्ष में दिखाई दे रही है। लेकिन इन सब के बीच में बड़ा सवाल यही है कि क्या जरूरी और मजबूरी के बीच टीएमसी और कांग्रेस का विलय होगा। विस्तार से करेंगे चर्चा, उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। भाजपा की भगवा आंधी में छत्रपों की बुरी तरह से हार के बाद देश की राजनीति में विपक्ष एक नई रणनीति पर काम कर रहा है। अगर ये रणनीति काम कर गई तो इससे देश की सियासत पूरी तरह से बदल सकती है। पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों ने क्षेत्रीय छत्रपों की ताकत के जिस सबसे मजबूत किले को ढाया है, उसके बाद अब कांग्रेस से टूटकर बनी पार्टियों के विलय और पुराने दिग्गजों की घर वापसी के प्लान पर शीर्ष स्तर पर बेहद रणनीतिक तरीके से काम शुरू हो चुका है। सबसे बड़ा धमाका पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी को लेकर हुआ है। माना जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान की ओर से ममता बनर्जी को तृणमूल कांग्रेस में पूर्ण विलय करने का सीधा और बड़ा ऑफर दिया गया है। कांग्रेस के लिए भी इस समय ममता बनर्जी को साथ लाना राजनीतिक मजबूरी और जरूरत दोनों है। पश्चिम बंगाल में नई सत्ता के उभार के बाद कांग्रेस को डर है कि यदि उसने जमीन मजबूत नहीं की तो अल्पसंख्यक वोट बैंक पूरी तरह वाम दलों या तृणमूल के बिखरे हुए धड़ों में बंट जाएगा। कांग्रेस को बंगाल में खुद को स्थापित करने के लिए मजबूत और स्थापित चेहरे की जरूरत है। कांग्रेस हाल ही में केरल में वामपंथियों को मात देकर सत्ता में आई है। बंगाल में लेफ्ट को मजबूत होने देना कांग्रेस के लिए केरल की जमीन को खतरे में डालना होगा। इसीलिए कांग्रेस के लिए बंगाल में वामपंथियों के मुकाबले टीएमसी का ढांचा ज्यादा मुफीद और व्यवहारिक बैठता है। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में लगातार टूट जारी है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने भी साफ कर दिया है कि ममता दीदी को तय करना होगा कि वे मेरे साथ हैं या अभिषेक बनर्जी के साथ। I can't tolerate. I will request the Didi, if you depend upon the Abhishek Banerjee, then you remain with the Abhishek Banerjee, leave me. And if you leave Abhishek Banerjee, I am there, who has destroyed our party itself. कल्याण बनर्जी बहुत सीनियर है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। लेकिन कल्याण जी जो भी रिएक्ट किया है उसके ऊपर हमारा कोई कमेंट या कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। उधर राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव के बाद टीएमसी के एक और राज्यसभा सांसद प्रकाश सिंह बड़ाइक ने भी इस्तीफा दे दिया। पिछले 4 दिनों में 3 राज्यसभा सांसद ममता को छोड़कर जा चुके हैं। इससे पहले 8 जून को सुखेंदु शेखर ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था, पार्टी भी छोड़ दी थी। संसद के दोनों सदनों में बागी सांसदों के एनडीए के समर्थन का दावा किया है। ऐसे में वर्तमान में दल बदल और इस्तीफों के बाद टीएमसी का गणित लगातार बदल रहा है। लोकसभा में स्थिति कुल टीएमसी सांसद 28, बागी गुट का दावा 20 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर एनडीए को अपना समर्थन देने की इच्छा जताई है। दल बदल का गणित कानूनन अयोग्यता से बचने के लिए 2/3 यानी कम से कम 19 सांसदों का समर्थन आवश्यक है, जिसे बागी पार कर रहे हैं। राज्यसभा में स्थिति शुरुआत में टीएमसी के पास 13 सीटें थी। हाल ही में कई वरिष्ठ सांसदों के इस्तीफे देने के बाद पार्टी की ताकत उच्च सदन में घटकर 10 सीटें ही रह गई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में स्थिति कुल विधानसभा सीटें 294, चुनाव परिणाम के बाद टीएमसी की सीटें 80। वर्तमान बगावत पार्टी नेतृत्व से नाराज 58 बागी विधायकों ने अलग गुट का दावा किया है। पश्चिम बंगाल का जो मैंडेट है, इस गणतांत्रिक देश का गणदेवता यानी कि पब्लिक राय दिया, भारतीय जनता पार्टी वहां जीती, सरकार बनी। इस मैंडेट को देखते हुए मुझको भी लगा कि ना अब रहना ठीक नहीं है। मैं अपना पद से भी इस्तीफा दिया, पार्टी से भी इस्तीफा दिया। समय के इंतजार कीजिए, समय का प्रतीक्षा कीजिए। विरोध कर रहे हैं दीदी का। आप जीते हैं किस में? तृणमूल का टिकट से। जो लोग ममता दीदी को सपोर्ट करते हैं वो वोट दिया। अब कैसे अकेला बड़ा बड़ा बात बोल रहे हैं यहाँ पर? हम लोग तो कांग्रेस में नहीं जा रहे हैं, तो एमपी लोग नहीं जा रहे हैं, हम लोग नहीं जा रहे हैं, म्यूनिसिपैलिटी नहीं जा रहा है, जिला परिषद नहीं जा रहा है, पंचायत नहीं जा रहा है, तो कौन जा रहा है? मर्जर का कोई सवाल ही नहीं है।
वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लोकसभा में 99 और राज्यसभा में 30 सांसद हैं। टीएमसी बचाने के लिए ममता अभिषेक लगातार कोशिश कर रहे हैं। टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की। ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी से मुलाकात की। ममता सोनिया के आवास 10 जनपद पहुंची, जहां दोनों नेताओं की मुलाकात करीब 1 घंटे चली। इन बैठकों और मेल मिलाप के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का बाजार भी गर्म है। टीएमसी का हालात आप सब देखते हैं, ये सारे पार्टी बिखरते जा रहे हैं। सारे पार्टी के बड़े बड़े कद्दावर नेतागण इधर उधर भाग रहे हैं कि इतने दिनों तक तो कांग्रेस पार्टी के नेतागण के साथ मुलाकात करने की कभी जरूरत नहीं समझे वो लोग। अभी इन लोगों को लगते हैं कि नहीं, अभी करना चाहिए, हो सकता है। दम है, धक है, करेज है, वो कांग्रेस का पास आएगा। बीजेपी का विरोध में लड़ने का विदाउट कॉम्प्रोमाइज एटीट्यूड में कोई आ सकता है, उसके लिए फिर मैं बोल रहा हूं, ऑल डोर इज ओपन। अहंकार और भ्रष्टाचार के बिना पर जो राजनीतिक इमारत खड़ी होती है वो गिरती भी है। अब सुना है वो कांग्रेस के दरवाजे पे जा रही हैं, उनको शुभकामना, जो करना है करें। अगर आज उनको ये नहीं समझ में आता है कि कांग्रेस पार्टी 0 हो गई बंगाल में और बीजेपी को 2/3 बहुमत मिला, फिर राज्यसभा के सांसद छोड़ कर जा रहे हैं। और इस बीच हम देख रहे हैं कि कैसे कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को ह्यूमिलिएट करी। भाई उनका दर्द तो पुराना है, उनका दर्द ये है कि भाई 98 में कांग्रेस को तोड़कर ममता बनर्जी ने टीएमसी बनाई। अगर राहुल और अभिषेक एक साथ आते हैं तो अच्छा है। यहाँ एक अहम पहलू ये भी है कि टीएमसी में फूट के बाद कुछ इस तरह की संभावनाएं बनती नजर आ रही हैं। ममता गुट और बागी गुट विधानसभा, चुनाव आयोग और अदालतों में अपनी अपनी वैधता साबित करने की कोशिश करेंगे। दल बदल कानून के तहत बागी विधायकों के पास 2/3 संख्या होने का दावा है, इसीलिए उनकी मान्यता पर बड़ा कानूनी विवाद हो सकता है। कुछ विधायक, सांसद और जिला स्तर के नेता भी पक्ष चुन सकते हैं, जिससे दोनों गुटों की ताकत बदल सकती है। ममता की असंतुष्ट नेताओं को मनाने, संगठन में बदलाव और नए चेहरों को आगे लाने की कोशिश हो सकती है। विपक्षी दल टीएमसी के संकट का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर फूट गहरी हुई तो आने वाले चुनाव में टीएमसी के वोट बैंक और संगठन पर असर पड़ सकता है। यदि समझौता नहीं हुआ तो बागी खेमे के अलग राजनीतिक दल के रूप में उभरने की संभावना है। ममता बनर्जी की राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका और इंडिया ब्लॉक के भीतर उनकी ताकत पर असर पड़ सकता है। सबसे बड़ा सवाल, टीएमसी किसकी? आने वाले दिनों में असली लड़ाई सिर्फ विधायकों की संख्या की नहीं, बल्कि पार्टी के नाम, संगठन और राजनीतिक विरासत की होगी। बहरहाल संभावनाओं से इतर अभी सभी की नजरें टीएमसी और कांग्रेस पर हैं कि क्या ये विलय होगा, क्या ममता कांग्रेस का दामन थामेंगी, और यदि ममता कांग्रेस के साथ जाती हैं तो ये कांग्रेस सहित विपक्ष की कितनी बड़ी ताकत और एकजुटता का संदेश होगा, ये देखने वाली बात होगी। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। चलिए, तो तृणमूल का कांग्रेस में विलय, क्या ममता की वापसी तय है? ये बहुत बड़ा सवाल है। लगातार जो मेल मिलाप और जो बैठकें हो रही हैं उसमें भी जो तस्वीरें सामने आई हैं वो ये बयां करती हैं कि कांग्रेस यदि उनको बुला भी रही है और वो जाना चाहती है, नहीं जाना चाहती है, लेकिन यदि मिल जाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, टीएमसी के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी। लेकिन ये स्थितियां, परिस्थितियां अभी तक होल्ड क्यों हैं? तस्वीरें देखकर, मीटिंग्स देखकर और जिस तरीके से मिले हैं वो सारी चीजों को देखकर लगता है कि वो एक होंगे, लेकिन एक सवाल तब तक रहेगा जब तक कोई पुष्टि वहां से नहीं हो जाती। चर्चा पर चलेंगे, तमाम मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे प्रदीप बैस। प्रदीप जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे पवन डोंगरे। पवन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं सुमन भटनागर। सुमन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं संदीप चौधरी। संदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले पवन जी से करना चाह रही हूँ। कनेक्ट है हमारे साथ? हाँ, पवन जी, मुझे सुन पा रहे हैं? राखी जी, आवाज आ रही है आपकी? हाँ, ठीक है। राखी जी, आवाज आ रही है? ठीक ठीक सर, आपका वीडियो नहीं दिख रहा था इसलिए मुझे लगा कि आप कनेक्ट है या नहीं है। ठीक है पवन जी, ऐसा सवाल मैं करने जा रही हूँ जो थोड़ा सा हो सकता है जवाब देना मुश्किल हो, लेकिन अब जानना है, टीएमसी के साथ बैठक, बातचीत, मेल मिलाप, सोनिया जी के साथ जिस तरीके से मुलाकात ममता बनर्जी की हुई, राहुल गांधी के साथ अभिषेक बनर्जी मिले, और एक जरूरत भी है, मजबूरी भी है, और दोनों ही चीजों का को यदि मिलाते हुए देखें
तो क्या वाकई क्योंकि इंटरनल बहुत बेहतर आपको पता होगा, शायद मुझसे ज्यादा पता होगा कांग्रेस के अंदर, क्या वाकई ममता बनर्जी जो है उनकी वापसी हो रही है? क्या कांग्रेस और टीएमसी एक हो जाएगी? देखिए, लोग इस तरह के आकलन लगाते हैं क्योंकि मीटिंग्स चल रही है। मीटिंग्स ये पूरे गठबंधनों की एक साथ है ना, जितने हमारे साथ में लोग हैं, हर व्यक्ति साथ में है, उन सब लोगों के साथ में मुलाकात है, बातचीत है। और राहुल गांधी जी, कांग्रेस का हमेशा ये साथ रहा है कि कांग्रेस ने अपने साथ के जितने दल है उनको हमेशा साथ में लेके चला है। और अब इसका आकलन लोग विलीन हो रहा है, मर्ज हो रहा है। अगर विलीन होगा, मर्ज होगा तो लोगों को पता चलेगा। लेकिन आज की स्टेज में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन या ऐसी कोई बातचीत नहीं है। बातचीत यही है कि भाई जो जिस तरीके की घटनाएं घड़ी है, उन घटनाओं के ऊपर आगे क्या वर्कआउट रहेगा, सब लोगों को मिलके किस तरीके का काम करना पड़ेगा। और देखिए, ये देश हित का मामला है, तो कहीं ना कहीं लोगों की जिनकी विचारधारा सरीकी रहती है, जिन लोगों को ये लगता है कि हम सब लोगों को साथ में आना चाहिए, हम सब लोग अलग अलग पार्टी के लोग हैं लेकिन हमारा काम करने का उद्देश्य एक ही डायरेक्शन में है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये सब चीजों का बैठक होती है, बातचीत होती है, आपस में आदान प्रदान होता है, इंटरेक्शन होता है। क्या खामियां रह गई है, क्या कमी रह गई है, इन चीजों का भी उसमें सारांश आता है। तो ऐसे कई अनुभव एक में एक से शेयर होते हैं। उसका अर्थ ये नहीं कि कोई दूसरी पार्टी हमारे साथ में मर्ज हो गई या हम किसी के साथ में उसको मिला के ले रहे हैं या उसको फोर्स कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हर व्यक्ति की अपना एक सम्मान है। कांग्रेस पार्टी अपने साथ के जितने सहयोगी दल है उन सभी लोगों का सम्मान करना जानती है और उनका सम्मान करती है। चाहे ममता दीदी हो, चाहे और ऐसे जितने लोग हैं जो साथ में जुड़े हुए हैं, उन सारे लोगों को साथ में लेके चलने का काम कांग्रेस करता है। और महागठबंधन जो है, जिस तरीके से बोला जाता है कि भाई एक कांग्रेस की पूरी ताकत सबके साथ मिलकर है, उसका ये प्रतीक है, बाकी क्या है। लेकिन लोग आकलन लगाते रहते हैं, लगाने दीजिए। ठीक है, चलिए, यानी एक क्वेश्चन मार्क लगा है कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रही हैं। ठीक है, ठीक है पवन जी। जी प्रदीप जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ प्रदीप जी, विपक्षी एकता, रणनीतिक मजबूरियां बीजेपी के लिए कितनी चुनौती हो सकती है? देखिए, विपक्ष की ताकत, इंडिया ब्लॉक की बैठक, या मैं ममता बनर्जी को यदि यहां देखूं, यदि उनका मान लीजिए वापसी होती है तो अब मजबूरी है, जरूरत है, वो तो खैर कांग्रेस के नजरिए से मेरा प्रश्न था। लेकिन यदि साथ आती हैं तो क्या आप लोगों के लिए चुनौती होगा? क्योंकि ममता बनर्जी भले ही आज हार गई हैं, खुद की सीट भी हार गई हैं, लेकिन उनका नेतृत्व और उनका राजनीतिक अनुभव, इतने समय से वेस्ट बंगाल को संभाला, वो तो मायने रखता है सर। क्योंकि राजनीति में जितना आप मंझे हुए हो, वो आने वाले समय में आपको मजबूती तो देगा, उससे तो उनको हम कम नहीं आंक सकते। क्षमा चाहूंगा, राखी जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए। क्षमा चाहूंगा, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। राखी जी, ऐसे अवसर पे जो कि बंगाल में और तृणमूल कांग्रेस में और कांग्रेस में जो परिस्थितियां इतनी तेजी से बदल रही हैं, और मैं बार बार कहता हूं कि त्वरित गति, त्वरित देना, रिएक्शन देना, ये कोई परिपक्वता की निशानी नहीं होती है। ये हो सकता है ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर वाले लोग कहें, लेकिन आपका सवाल ये कि क्या हमारे लिए परेशानी होगी, तो इस प्रश्न के उत्तर में मैं कहना चाहूंगा, देखिए, हम लोग जो है चुनाव को बड़ी गंभीरता से लेते हैं और खबरें हर दिन बनती हैं, हर घंटे बनती हैं, कब परिस्थितियां क्या बदल जाए। वैसे आपका प्रश्न जो है ना, मेरी अपेक्षा से परे था। जो टॉपिक मिला था उसमें मैं सोचा था कि भाई टीएमसी के बारे में चर्चा होगी, कांग्रेस के बारे में चर्चा होगी, पुराने संबंधों के बारे में चर्चा होगी। मैं तो यहां तक खोज ले आया था रिसर्च करके कि ममता बनर्जी जी ने जब विधायकों और सांसदों को बुलाया और भाइयों को बोला सलाम करो, नहीं हुआ, तो उस कारण से पार्टी बिखर रही। मैं इतना डीप चला गया था। लेकिन चूंकि आपका प्रश्न हमारी पार्टी से लेकर के है, तो मैं बड़े भरोसे के साथ कहना चाहूंगा कि देखिए, हम लोग चुनाव मोड में हमेशा रहते हैं। कभी कभी फोन जो है एयरप्लेन मोड में हो जाता है, हम ना चाहते हुए तब भी, और कभी कभी तो हमारे देश को बहुत उच्च पद भी मिला था जो कि साइलेंट मोड में रहता था। बहरहाल हम लोग चुनाव मोड में रहते हैं। हमारा एक चुनाव खत्म होता है, हम तैयारी में लग जाते हैं, और राजनीतिक कार्यकर्ता का जो प्रथम कर्तव्य होता है वो अपनी पार्टी के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन होता है और उसमें लगे रहना होता है। भाग्य से हमारी पार्टी में ऐसे कार्यकर्ता, ऐसा काडर है जो कि हम इन दायित्वों का निर्वहन बहुत ही समझदारी से करते हैं। टीम का कैप्टन और रणनीति, यह बड़ी महत्वपूर्ण होती है। आज जो परिस्थितियां बदली हैं इंडी गठबंधन में,
वो निश्चित तौर पर राजनीति के छात्रों के लिए, राजनीति शास्त्र के और राजनीति के छात्रों के लिए खास, और साथ ही साथ जो पत्रकारिता करना चाहते हैं, जो स्टूडेंट जो फ्यूचर में बनेंगे अच्छे पत्रकार, जो पॉलिटिकल बीट कवर करेंगे, उनके लिए भी बहुत ही डीप स्टडी का ये टाइम है कि कैसे आइडियोलॉजी 1998 में मुझे याद है 12वीं पास करके आया था, ममता दीदी ने किस प्रकार से 2000 के समय में कैसे उनके समर्थक कलकत्ता में बसों में आते जाते थे, कैसे परिवर्तन होता था, और आज 2026 है, मान के चलिए 3 दशक से 2 साल कम ममता दीदी कहां से, जिस सर्किल से निकली थी उसी सर्किल में वापस होती दिखाई दे रही। हालांकि अभी तक कोई ऐसे स्पष्ट प्रत्यक्ष प्रमाण या प्रूफ नहीं है जिससे कहा जाए कि कांग्रेस ने बुलाया हो और ममता दीदी जाना चाहती हो, ये केवल कयास चल रहे हैं। तो कयासों पे हर राजनीतिक दल अपना अपना निष्कर्ष निकालता है। अब मेरे तो ये भी सुनने में आया कि समाजवादी पार्टी भी जो है टूटने की कगार पे पहुंच गई, वहां के भी विधायक और वहां के भी सांसद अपने विषय में सोच रहे हैं। तो ये तो केवल देखिए कयास लगाए जा सकते हैं, बाकी चुनाव प्रबंधन और चुनाव की तैयारी हर पार्टी का अपना अपना एक पैटर्न होता है, एक तरीका होता है। हम आपके प्रश्न में फाइनल जो मैं बोलना चाहूंगा कि हमें इससे कोई परेशानी नहीं होती या किसी प्रकार का डर नहीं होता है, क्योंकि कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ होता है, परिवार या कोई एक व्यक्ति नहीं होता है, कार्यकर्ता होता है, और कार्यकर्ता अपने नेतृत्व पर भरोसा करके जब आगे बढ़ता है तो वो सफलता को प्राप्त करता है। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। सुमन जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है वो बिल्कुल कह सकते हैं और हमेशा कहेंगे कि जिस तरीके से उनका लगातार जो जनाधार है वो बढ़ रहा है और बढ़ा है, तो वो किसी को भी अपने सामने कुछ नहीं समझेंगे। विपक्ष का स्वागत सब करते हैं, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि आने वाले समय में बहुत सारे इलेक्शंस हैं, और यदि यहाँ पर दो पार्टी या मान लीजिए टीएमसी का यदि कांग्रेस में विलय होता है तो ये कितनी मजबूती हो सकती है आने वाले इलेक्शन में। और ये बहुत जरूरी भी है। देखिए, एक पार्टी की मजबूरी होगी तो दूसरे की जरूरत भी है, क्योंकि यदि बढ़ते जनाधार को रोकना है तो आप कैसे मजबूत होंगे। इंडिया ब्लॉक की बैठक भी हुई थी, तमाम लोग आए, तो ये एक मजबूती, विपक्ष एकजुटता के साथ ही तो आगे बढ़ेगा। शरद पवार ने खुद कहा कि आप एकजुट होना बहुत जरूरी है, मजबूती से तभी हम किसी को तोड़ पाएंगे। तो उस नजरिए से टीएमसी की जो स्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं, हर दिन एक इस्तीफा होना, हर दिन आप समझ लीजिए कि 28 में से 20 लोकसभा सांसद का छोड़ देना पार्टी को, ये बहुत बड़ा एक चिंतन का विषय है। क्या सिनेरियो आप देख पा रहे हैं? क्या वाकई ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ जाएंगी या कोई और दूसरा समीकरण ढूंढता है? देखिए राखी जी, आज भले ही ममता के कुछ बुरे दिन आ गए हैं, लेकिन बंगाल की राजनीति में और कुछ हद तक देश की राजनीति में उन्होंने अपने आप को स्ट्रीट फाइटर और राजनीतिक योद्धा के रूप में स्थापित किया। ठीक है, लंबे अरसे तक 15 साल तक बंगाल के राजपथ पर कब्जा रहा उनका, और आज पर वो सड़क पर आ गई। एक तरह से देखा जाए, ना तो विधायक हैं ना वो सांसद हैं। विधायक उनका साथ छोड़ रहे हैं, सांसद उनका साथ छोड़ रहे हैं। जो भाजपा सरकार है वहां प्रताड़ित कर रही है उनके समर्थकों को, विधायकों को, मैंने काफी बुरे हालत में है वो। लेकिन अब उसको किसी सुरक्षा कवच की जरूरत है। ममता को लग रहा है कि अगर सुरक्षा कवच नहीं लिया तो बंगाल में राजनीति करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक बड़ी पार्टी का सिर पे हाथ आने के बाद कुछ राजनीति बंगाल में आसान हो सकती है। मुझे लग रहा है कि ये सोचकर उन्होंने सोनिया गांधी से और अभिषेक ने राहुल से लंबी मुलाकात की है। अभी यह कहना तो मुश्किल है कि वो कांग्रेस में जाएंगी, लेकिन या फिर अपने पार्टी को बंगाल में दोबारा से खड़ा करेंगी, ये कहना तो मुश्किल है। लेकिन इतना जरूर लग रहा है कि इसका फायदा एनडीए को बड़ा फायदा होने वाला है। देखो, अभी उसके पास जो है वो तेलुगु देशम के 16 और जेडीयू के 12 सांसदों का समर्थन एनडीए को है। अब अगर डीएमके के 22 सांसद एनडीए को अपना समर्थन देते हैं और टीएमसी के 28 में से 20 सांसद भी आ जाते हैं उसके पास, एनडीए के पास, तो फिर तेलुगु देशम और जेडीयू को झटका देने की स्थिति में एनडीए है। अभी तक तो उनके नखरे बर्दाश्त कर रही थी एनडीए, तेलुगु देशम के भी और जेडीयू के भी, लेकिन जिस तरह से हालात बदले हैं, समीकरण बदले हैं, अगर डीएमके का एनडीए को समर्थन मिल जाता है और टीएमसी के 20 सांसद आ जाते हैं तो डेफिनेटली इसका बड़ा फायदा एनडीए को होने वाला है। अब मायावती के लिए मुश्किल ये हो रही है कि वो अकेला चले या किसी का सहारा ले। अगर देखा जाए पंजाब में जो बंगाल में हालात बने हुए हैं, विधायकों पर पत्थर फेंके जा रहे हैं, अंडे फेंके जा रहे हैं,
हो सकता है ये वहां बंगाल में जो ममता सरकार रही है 15 साल तक, उसके प्रति कोई बड़ी नाराजगी हो, बेरोजगारों की, पार्टी के वर्करों की, आम लोगों की। ये भी हो सकता है कि ये सरकार का प्रायोजित अभियान हो, ताकि एक मैसेज चला जाए पूरे देश में कि ममता के खिलाफ केवल भाजपा नहीं, पूरा बंगाल भाजपा के ममता के खिलाफ खड़ा हो गया है। ये तो तय है कि ममता अभी बहुत दबाव में है, और इस दबाव में वो कभी राहुल से मिल रही हैं, कभी सोनिया से मिल रही हैं, कभी वो रास्ता तलाश कर रही हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन में उनको कितनी जगह, देखो लीडरशिप तो मिलेगी नहीं उनकी। अब जो पहले एक बार हल्ला पड़ा था कि शायद वो इंडिया गठबंधन में अगुवा उनको बनाए खड़ा कर देंगे, अब वो स्थिति नहीं रही है, क्योंकि राहुल अब काफी ताकत से आगे निकल गए हैं। भाजपा एक बहुत बड़ी ताकत बन गई है, उसको चुनाव लड़ना आ गया है, चुनाव जीतना आ गया है, उसको ये पता चल गया है कि ईडी का इस्तेमाल कैसे होता है, सीबीआई का इस्तेमाल कैसे होता है, विपक्ष की हवा कैसे निकाली जा सकती है। और सबसे बड़ी बात, उनके पास एक ऐसा चेहरा है नरेंद्र मोदी जो अजेय है। विपक्ष के लिए उसको जीतना बहुत मुश्किल है। फिलहाल तो हालात जो है ममता के हक में नजर नहीं आते, उसको कोई ना कोई सुरक्षा कवच ले लेना चाहिए बचने के लिए। बिल्कुल ठीक है, चलिए आगे बढ़ूंगे। और संदीप जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी, आपको पूरा हिंदुस्तान सुन पा रहे हैं। संदीप जी, कैसे इस दल बदल के समीकरण को आप देख रहे हैं? क्या ये विलय होगा तो कितना मजबूत होगा, नहीं होगा जैसा कि अभी सुमन जी कह रहे थे कि एनडीए और मजबूत हो जाएगा तो फिर जो लोग जुड़े हुए हैं उनको झटका पड़ेगा। ये सर कुछ दिनों से ये झटके वटके वाली राजनीति ना समझ नहीं आ रही है, थोड़ा बताइए इसका कैसे आप इसका आकलन कर पा रहे हैं? राखी जी, सुमन जी ने बहुत अच्छी बात शुरू में कही थी कि देखिए बंगाल में बीजेपी की सरकार बन गई है और जो भी विधायक सांसद हैं टीएमसी के, उन सबको परेशान किया जा रहा है। सुमन जी के वर्ड थे और मैं सुमन जी के इन वर्ड से बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि देखिए राजनीति में आप किसी का भी कॉलर पकड़ सकते हैं, कमियां और खामियां आपको हर जगह मिल जाएगी। राजनीति एक ऐसा चीज है, इसमें कई ठेकेदारी में भी गबन होते हैं, मतलब बिल्कुल साफ सुथरी राजनीति करने में भी आपको कहीं ना कहीं कमीशन मिलता है। और जब सत्ता इस तरीके की आ जाए कि आपको मिट्टी में मिला दे, चूंकि कई लोगों की राजनीति, अगर उत्तर प्रदेश में आजम खान की मैं बात करूं या कई लोगों की राजनीति आज की सत्ता मिट्टी में मिला चुकी है, लोगों को मिट्टी में मिला चुकी है। तो ऐसे में लोग अपनी जान बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए सबसे पहले आदमी अपना व्यक्तिगत नुकसान देखता है, तो वो किसी भी पार्टी को छोड़ सकता है और किसी भी पार्टी में जा सकता है, ये स्थिति है। रही बात टीएमसी की, तो देखिए आज की तारीख में ममता बनर्जी को अब पता चला है हकीकत में सत्ता से हटने के बाद कि किसी भी क्षेत्रीय दल के लिए सत्ता में रहते हुए बड़ा इजी है, सत्ता से हटने के बाद सरवाइव करना कितना मुश्किल होता है। और अगर वो कांग्रेस में मर्ज हो जाती है, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है कोई पार्टी किसी दूसरी पार्टी में मर्ज हो रही है। आपको याद होगा कल्याण सिंह जी ने उत्तर प्रदेश में अपनी एक पार्टी अलग बना ली थी बीजेपी से अलग होकर के, और फिर वो बाद में बीजेपी में मर्ज हो गई थी। इसी तरीके से आपको हरियाणा जनहित कांग्रेस का याद होगा, हरियाणा के अंदर एक पार्टी बनी थी, भजनलाल जी ने बनाई थी, कुलदीप बिश्नोई ने उसको चलाया और बाद में वो बीजेपी में मर्ज हो गई। तो आज की तारीख में अगर ममता बनर्जी को बंगाल के अंदर सेफ रहना है और आगे की राजनीति करना है और इतना सेफ अपने भतीजे को भी सेफ रखना है, नहीं तो किसी दिन पता चलेगा कि सड़कों पर भीड़ ने नाराजगी में उनको कहीं मर्डर कर दिया या मार दिया, या वो भीड़ का गुस्सा था वो निकल गया, किस तरीके का रंग दिया जा सकता है, क्योंकि ऐसे उदाहरण हमारी राजनीति में भरे पड़े हैं। तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी, और अगर कहीं सरवाइव कर सकती है ममता बनर्जी, फिर से खड़ी हो सकती है, अपनी राजनीति को जिंदा कर सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री तो वो रह चुकी है और लंबे समय तक मुख्यमंत्री रह चुकी है, अपने आप को स्थापित भी कर चुकी है। तो अब वो कांग्रेस के साथ जाकर एक बहुत अच्छा निर्णय उनका हो सकता है। लेकिन इसमें भी कई चीजें हैं, कांग्रेस के लिए तो ये चीजें अच्छी हो रही है, जितने क्षेत्रीय दल हार रहे हैं या कहिए बीजेपी के चाल चेहरे का उनको पता लग रहा है कि भाई बीजेपी के सामने या चुनाव आयोग के सामने किस तरीके से फेस करते हैं। और एक चीज और, आप ये देखिए, देश से ललित मोदी भागे लेकिन गांधी परिवार नहीं भागा, विजय माल्या भागा लेकिन गांधी परिवार नहीं भागा, नीरव मोदी भागा लेकिन गांधी परिवार नहीं भागा।
तो ये भी आप समझ सकते हैं कि जो इनके चरित्र पर उंगली उठाई जाती थी या इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते थे, अगर गांधी परिवार में जरा भी दाग होता तो बीजेपी की सरकार बनते ही सबसे पहले गांधी परिवार देश छोड़कर भागता। लेकिन वो जिस तरीके से देश के अंदर जमे हुए और खड़े हैं, उन्होंने ये दिखा दिया है कि वो पंडित नेहरू की वही खून आज भी जिंदा है, वही देशभक्ति आज भी जिंदा है। जिस तरीके से पंडित नेहरू और इनका परिवार जेलों में रहा लेकिन देश छोड़कर अंग्रेजों के सामने नहीं भागा, तो उसी तरीके से आज भी राहुल गांधी छाती ठोक के और सच्चाई के साथ सामना कर रहे हैं सरकार। ठीक है, वापस आऊंगी। आरपी श्रीवास्तव जी, टीएमसी में क्योंकि टूट जारी है, हर दिन एक इस्तीफा या पार्टी छोड़ने की बात आती है सांसदों की, आगे की क्या तैयारी आप देख पा रहे हैं? और दूसरा, आने वाला समय जो है, जो हम एक बात कर रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ जाएंगी तो किस तरीके की राजनीति हम देखें? और एक वोट बैंक की बात आती है। देखिए, कांग्रेस को हम देखें या हम टीएमसी को देखें, वेस्ट बंगाल का सिनेरियो देखें, अल्पसंख्यकों का जो एक वोट बैंक है या उनका जो मत है, और एक लेफ्ट की जो राजनीति है, उसको कैसे देख पा रहे हैं? देखिए, बंगाल की राजनीति को जहाँ तक राखी समझना होगा, जो हालात अभी हैं, मतलब जिस तरह से पार्टी को पराजय मिली, ममता बनर्जी अपनी खुद सीट हार गई, उसके बाद से इस तरह की भगदड़ होगी, इसका कयास कोई नहीं लगा रहा था। अब हो सकता है कि कुछ लोग डर के मारे, जैसे ईडी सीबीआई के डर के मारे, या अभी जैसे देख रहे थे कि जो है अभिषेक बनर्जी पर जिस तरह से लोगों ने पत्थर फेंके, अंडे फेंके, जूते फेंके, इन सारी चीज़ों को देखिए तो लगता है कि उसका जो लोग भी जीत के आए हैं वो भी कहीं न कहीं सहमे हुए हैं। अब रही बात कि उन्होंने एक नया रास्ता चुना कि हम तृणमूल से या ममता बनर्जी से अलग होकर के नया गुट बनाएं। आपने देखा कि बंगाल में लगभग 80 में से 65 विधायक, मेरे ख्याल में इतना ही हैं, जो आज की डेट में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस से अलग हैं। ठीक वही स्थिति अब राज्यसभा में देख रही हैं, लगातार इस्तीफे हो रहे हैं। उसके बाद आप देख रहे हो कि लोकसभा में भी लगभग यही स्थिति है। तो कहीं न कहीं पर ममता बनर्जी को अपना अस्तित्व बचाने के लिए कांग्रेस के दरवाजे पर जाना ही चाहिए। अगर नहीं जाती हैं तो या तो खुद अपने दम पे लड़ना चाहिए। देखिए, एक तरह से जो राजनीतिक फाइटर हैं वो, और हमेशा बंगाल में जिस तरह से वामपंथ का सफाया करने के बाद वो सत्ता पर काबिज हुए, तो उनके इस क्षमता में संदेह नहीं किया जा सकता है। लेकिन तब के हालात और अब के हालात में बहुत अंतर है। उस समय यूपीए की सरकार हुआ करती थी, उसके पहले जो है बाकी जो कांग्रेस की सरकार थी, तो तब ऐसी सरकारें नहीं थी कि जिस तरह से जो आज है। भारतीय जनता पार्टी का बढ़ता हुआ जनाधार, सभी लगभग 3/4 राज्यों में उनकी सरकार है, और लगातार जो है एक प्रेशर है। तो ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स है। ऐसी स्थिति में जो ममता बनर्जी खुद एक तरह से कांग्रेस के साथ जाना पसंद नहीं करती थी, आज उनकी मजबूरी भी है। और अगर वो चली जाती हैं राखी, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं उनको एक जो है प्रोटेक्शन मिलता है। एक दूसरी सबसे बड़ी बात है जिस पर हमारे पैनल में लोग बैठे हैं, अगर आज की डेट में तृणमूल कांग्रेस मर्ज होती है तो एक सवाल ये भी करता है कि क्या दल बदल हो पाएगा? अगर कांग्रेस में जो है आज की डेट में तृणमूल कांग्रेस, तो जो ये जितने लगभग 28 सांसद हैं, क्या ये जो इसमें से 20 सांसद जा सकते हैं? ये अभी ये टाइम फैक्टर है कि कब वो दल बदल कर मतलब मर्ज होती हैं। अब ये तो उन लोगों के बैठ के जो भी चर्चा है उसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारी बातें सामने आएंगी। हमें लगता है कि जब अगर मान लीजिए इसमें जो है तृणमूल कांग्रेस लोकसभा में लगभग अगर उसके 28 में से 20 सांसद जा रहे हैं और 8 बचते हैं, तो भी उनको दल बदल का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ये अभी हो सकता है कि ममता बनर्जी जैसी जो राजनीतिक इस मामले में बहुत दूर तक सोच रही हूँ। और जो बंगाल के हालात हैं, जो उनके कार्यकर्ताओं के हालात हैं, जिस तरह से लोग लेकर के एजिटेशन है उनके कार्यकर्ताओं पर, एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद और जो हालात बने हैं, उससे ज़रूर उनको डर लग रहा होगा। आपने माइनॉरिटी की बात की अभी, कि वोट बैंक किधर है। अगर ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ आती हैं तो एक बड़ा वोट बैंक जो अभी भी था, भले ये लोग जीत करके आए हैं, लेकिन ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के माध्यम से जीत करके आए हैं। ये जो विधायक सांसद जो जनप्रतिनिधि हैं, अब उनको जब जाएंगे तो उनको जो है या तो भारतीय जनता पार्टी में जाएं ताकि उनको पूर्ण बहुमत मिल जाए या जीत करके आएँ, या फिर उनको कहीं न कहीं पर ऐसे वोट बैंक को भी सेफ रखना जरूरी है जहाँ वामपंथ जो वोट बैंक हैं, जहाँ पर इसके हैं और जो उस आइडियोलॉजी भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी से अलग हैं। ममता बनर्जी को हमेशा भारतीय जनता पार्टी से लड़ना पड़ा, कांग्रेस से नहीं। कांग्रेस तो वहाँ 0 थी, लेकिन यहाँ पर तो सीधा मुकाबला जो भारतीय जनता पार्टी के साथ था।
तो अब आने वाला समय क्या होगा ये तो देखना होगा। अगर ये मर्जर होता है तो एक संकट जरूर खड़ा होता है, जैसे कि आपने देखा होगा शिवसेना में 2 गुट हो गए, जो जिनकी संख्या ज़्यादा थी उनको जो मान्यता मिली, उनको जो सिंबल मिला। तो ये सब चीज़ों को देख करके हो सकता है कि इनके बीच में चर्चा भी हो रही हो, और लगभग 15 साल से सीएम रही है, एक तेज तर्रार लीडर हैं। अगर उनको लगता है कि कांग्रेस के साथ जाने में भलाई है, तो हमें लगता है कि कांग्रेस भी उनको जो है हाथों हाथ ले रही है। तो ऐसी स्थिति में उनकी क्या रणनीति होगी ये तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल राखी इतना जरूर है कि आज की स्थिति तृणमूल कांग्रेस की बहुत ही खराब है, बड़ी बदतर स्थिति है। इससे निकलने का रास्ता उनके शीर्ष नेतृत्व ममता बनर्जी को ही निकालना होगा। बिल्कुल ठीक बात है पवन जी। हालांकि आपने बहुत स्पष्ट रूप से पहले ही कह दिया था कि कयास हैं, लगते रहेंगे, चीजें आती रहेंगी, मीटिंग्स हैं, इसलिए ये बातें हो रही हैं। लेकिन फिर भी मुझे एक बात कहनी होगी कि देखिए, एक ओवरऑल सबकी मीटिंग होना और जिस तरीके से उनको परेशानी हुई है या वो चुनाव हारी हैं, अपनी सीट भी हारी हैं, देखिए वो तो जगह तलाशेंगी ही, बहुत बड़ी सीधी सी बात है। लेकिन क्योंकि आने वाले समय में जो चुनाव हैं वहां भी गठबंधन की राजनीति का हिस्सा क्या हम देख सकते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी जुड़ेंगी तो कहीं ना कहीं अपकमिंग इलेक्शन में कुछ तो उनका भी जनाधार है, ऐसा नहीं है। उनका नेतृत्व जिस तरीके से उनका ऑरा है, समझिए उनकी पर्सनालिटी है, तो उसको तो कोई कम नहीं आंक रहा है, उनकी उस चीज को कोई कम नहीं आता, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा ही मिलेगा। तो क्या उस नजरिए से कांग्रेस अपने आप में एक ऐसा दल है, ठीक है अकेले काफी बड़ा आपका जनाधार है, चीजें चलेंगी, लेकिन जो इलेक्शंस के नजरिए से मैं आंक पा रही हूं, जीत बहुत महत्वपूर्ण होती है। आने वाले जो इलेक्शंस हैं उनके लिए वो रणनीति, वो स्ट्रेटेजी, उसके लिए किसी को भी मिलाना पड़े, किसी को भी छोड़ना पड़े। भारतीय जनता पार्टी में देखिए कितने लोग जाते हैं, फिर छूटते हैं, फिर आते हैं। इस नजरिए से ये गठबंधन या इस तरह का विलय ये बहुत जरूरी होगा। राकेश जी, देखिए कांग्रेस ने हमेशा मिसाल दी है कि जो भी गठबंधन में उनके साथ रहता है उनको साथ में लेके चलने की भूमिका कांग्रेस की रहती है। कांग्रेस कभी भी अकेला चलो या फिर अपने किसी दूसरे सहयोगी को ज्यादा वेटेज न दो, इस भूमिका में आज तक कभी नहीं रहा है और इस चीज का इतिहास गवाह है। महाराष्ट्र की राजनीति में जैसे अभी आदरणीय श्रीवास्तव सर ने यहाँ पे कहा कि शिवसेना में 2 गठ हो गए, एक उद्धव ठाकरे जी का हुआ और एक शिंदे गठ हुआ, लेकिन कांग्रेस ने जब 3 जन मिलकर अगर इलेक्शन लड़े तो यानी जो हमारे उद्धव ठाकरे साहब थे उनको सीएम बनाने का काम किया। जबकि अगर संख्या बल अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस के पास में ज्यादा थी, लेकिन कांग्रेस ने जब एक बार उनसे बात किया तो कांग्रेस ने हमेशा उनका सम्मान किया। उसी तरीके से किसी भी राज्य में हो, कांग्रेस के दरवाजे हमेशा खुले हैं। कांग्रेस अपनी विचारधारा की लोग अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमेशा उनका स्वागत है। लेकिन अगर कोई सहयोगी दल है हमारा, तो हमारी ये मंशा कभी नहीं रही कि वो दल समाप्त हो जाए और उस दल को हम हमारे अंदर पूरी तरीके से ले ले। हमने ये भूमिका कांग्रेस ने कभी नहीं दी। कांग्रेस ने हमेशा अपने सहयोगों का साथ दिया है, उनका मान और सम्मान किया है। ममता दीदी का पूरा मान और सम्मान आज भी है। आप देख लीजिए इलेक्शन के जो भी नतीजे हो, लेकिन ममता जी की अपनी इंडिविजुअल छवि है, उसका पूरा सम्मान है, उसका पूरा मान है और कांग्रेस उस चीज को हमेशा उसी रिस्पेक्ट के साथ देखता रहेगा। ये बात सामने वाले के ऊपर डिपेंड करती है कि वो कांग्रेस में एंट्री करना चाहते हैं, तो कांग्रेस के दरवाजे हमेशा हर व्यक्ति के लिए खुले होते हैं जो विचारधारा लेके चलता है। कांग्रेस की अपनी एक विचारधारा है देश में हर किसी को साथ लेके चलने की। अगर कोई व्यक्ति ये विचारधारा के साथ में है तो कांग्रेस हमेशा उसको अपने अंदर लेने के लिए तैयार रहता है, लेकिन ऐसा किसी सहयोगी दल के साथ नहीं करता है कि उसके ऊपर दबाव मेंटेन करे कि आप हमारे दल में आ जाइए या आप हमारे अंदर विलीन हो जाइए। ऐसा कांग्रेस ने आज तक किसी भी संगठन के साथ, किसी भी ग्रुप के साथ में या किसी भी दल के साथ में नहीं किया। इस चीज का इतिहास गवाह है। ठीक है, लेकिन पवन जी एक छोटा सा सवाल इसी को जोड़कर मैं करूंगी। जिस विचारधारा या जिस साथ की आप बात कर रहे हैं कि कभी किसी पर प्रेशर नहीं डाला, सबको साथ लेने की बात करते हैं। आप देखिए, मैं इंडिया गठबंधन की बात करूं, कांग्रेस तो ठीक है अपने आप में एक बड़ी पार्टी हो गई, लेकिन जो गठबंधन बना था उसके बाद 3 बड़ी पार्टियां आपसे टूटी हैं। हाल ही में डीएमके की बात कर लूं, जेडीयू ऑलरेडी चला गया, आम आदमी पार्टी भी अलग हो गई थी। ठीक है, टीएमसी जुड़ेगी नहीं जुड़ेगी ये अब क्योंकि सभी लोग वेट एंड वॉच में है क्या होगा, लेकिन इन लोगों ने भी तो साथ छोड़ा। सबकी अपनी शर्तें, अपने सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास भी वो मजबूती होनी चाहिए सबको साथ रखने की। देखिए राकेश जी, कांग्रेस कभी भी किसी चीज के ऊपर गलत कॉम्प्रोमाइज आज तक नहीं करती है। आप देख लीजिए, और कांग्रेस को सत्ता का लोभ नहीं है। सबसे बड़ी बात
सत्ता का अगर लोभ होता तो कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज करती। मगर आप देख लीजिए, आदरणीय सोनिया गांधी रहो, राहुल गांधी जी रहो, ये अपने तत्वों को कभी नहीं छोड़ते। जो तत्व होते हैं, जो एक पार्टी लाइन है, उस पार्टी लाइन का उल्लंघन कभी नहीं किया जाता है। आप कहीं पर भी मार्क कर लो, आप किसी को भी ले लो। हाँ, जो कांग्रेस की विचारधारा में आके मिलना चाहता है और उस विचारधारा से चलना चाहता है, तो हमने आदरणीय उद्धव ठाकरे जी का भी स्वागत किया, जो कि पहले सिर्फ हिंदुत्ववाद को लेके चलते थे, लेकिन जब उन्होंने सेक्युलर सोच बनाई, जब उन्होंने महाराष्ट्र में हर व्यक्ति का साथ देने का वचन दिया, तो कांग्रेस ने उनको खुले हाथों से स्वागत किया। तो ये बात हमेशा रही है और मैं बार बार इस टेलीविजन के माध्यम से, नेशनल टेलीविजन पे आपको ये बात बता रहा हूं कि कांग्रेस की प्रवृत्ति सबको लेके चलने की है, बशर्ते उसकी विचारधारा कांग्रेस के साथ मैच होनी चाहिए। अगर वो विचारधारा कांग्रेस के साथ मैच होती है तो कांग्रेस हर व्यक्ति का स्वागत करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर कोई कट्टरपंथी करता है या कभी कोई इस तरीके के कम्युनिज्म सोचता है या इंडिया सिर्फ एक ही कम्युनिटी का सोचता है, उस व्यक्ति का हमारा विरोध है। हम भारत में सबको साथ लेके चलना चाहते हैं और यही आइडियोलॉजी हमारी है। जस्टिस फॉर ऑल, अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन इन इंडिया, दैट इज कांग्रेस। ठीक है प्रदीप जी, हालांकि आपने पहले ही कह दिया था कि आप लोगों के लिए कोई चुनौती नहीं है, ममता जी का कांग्रेस में विलय हो, टीएमसी का हो या ना हो, ये कोई चुनौती नहीं है। लेकिन मैं उसके बिहाफ पे एक सवाल करना चाहती हूँ। देखिए, वो विलय होगा या नहीं होगा, आपने कहा कोई चुनौती नहीं है, लेकिन इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई थी और तमाम लोग एक साथ यदि आ जाते हैं, सर कहीं मत जाइए, सिर्फ लोकसभा का रिजल्ट देखिए। जब सब पूरी ताकत के साथ होते हैं तो फिर नंबर ऑफ सीट्स में उथल पुथल मचती है। ये मैं लोकसभा को फोकस करके बोल रही हूँ। तो यदि ये जुड़ते हैं, इनका विलय होता है, इनकी नंबर ऑफ सीट्स क्या होती हैं, आगे के कैलकुलेशन क्या होते हैं, तो फिर हमें कोई बहुत लंबा इंतजार नहीं करना। अभी उत्तर प्रदेश होगा, उसके बाद नंबर आएगा ही। तो उस नजरिए से तो क्या तब भी आपको नहीं लगता कि कोई चुनौती है? और थोड़ा सा आप कह रहे थे ना कि मंथन किया था कांग्रेस और टीएमसी के लिए, बोल लीजिएगा, दिल में मलाल मत रख के बैठिए कि मैं उस पर तैयारी करके आया था तो बोल नहीं पाया। बोल लीजिए, अनम्यूट करिए पहले। बहुत धन्यवाद राखी जी, आपने ये जो अवसर है नहीं दिया है, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। तो अब मैं चर्चा की शुरुआत करता हूँ। 1980 में कांग्रेस का आखिरी बात, शायद 80 के दशक तक उनका शासन था, उसके बाद वामपंथियों का, और उसके बाद 3 साल तक ममता दीदी का वहां शासन था। मैं सुधी जनों, ज्ञानी जनों से रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार जरा पीछे जाके देख लेंगे कि हर चुनाव के बाद क्या क्या होता था बंगाल की राजनीति में। औसतन 5 से 10 हजार हमारे कार्यकर्ता मारे जाते थे, पिछले 3 चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी इस बार तो केवल अंडे फूट रहे हैं। मैं उसको नहीं कहता कि वो अच्छा है या बुरा है, अंडे के जगह पत्थर भी हो सकते हैं, तो भला है कि किसी का सर नहीं फूट रहा है। बता रहे हैं कि डरा रहे हैं कि इंडिकेट कर रहे हैं? नहीं, मैं डरा नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी के पास इतना साहस ही नहीं है किसी को डराए, वो भी कांग्रेस जैसी 150 साल पुरानी पार्टी के लिए। तो अंडे फूटना कंपैरेटिवली जान जाने और पत्थर मारे जाने से बेहतर है। कोई शासन नहीं चाहता, हमारा वहां शासन है। अगर न्याय व्यवस्था बिगड़ेगी तो आंच हम पे ही आएगी। कोई भी समझदार व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि उसके शासनकाल में या उसकी सरकार जब है वहां पे तो किसी प्रकार की अव्यवस्था फैले। तो ये जितनी चर्चाएं हुई हैं उस पर ये मैं अपनी बात रख रहा था। बाकी संदीप भाई ने तो आज कह काफी पुराना कर्जा उतार दिया, बहुत अच्छी अच्छी बातें कांग्रेस के बारे में बताई, मुझे भी नहीं पता थी। मुझे बहुत ही हर्ष हुआ ये जान करके। अच्छा है, स्वतंत्रता का अधिकार सभी के पास है, सब जब चाहे तब थोक के भाव से उसको यूज करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आते हैं आपकी इस बात, देखिए आपने इस लोकसभा के चुनाव की फोकस वाली बात कही थी, तो थोड़ा सा डीप डाउन जाते हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में ये पूरा जो पैटर्न, जो डिफरेंस आया वो उत्तर प्रदेश को लेकर के आया है, और छोटे मोटे थोड़ा बहुत, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो चेंजेस होते हैं बड़े उनका इम्पैक्ट बड़ा थोड़ा ज्यादा पड़ता है, ऐसा मैं मानता हूँ। चूंकि मैं भी छात्र रहा हूँ तो मैं जानता हूँ उसको देख करके। तो उसके बाद के मतलब आपने बोला था कि संविधान बदल दिया जाएगा, एक लाल रंग की जिल्द चढ़ी हुई डायरी रखते थे साथ में, जिसके अंदर पन्नों पे कुछ नहीं लिखा रहता था। ये प्रूव हो चुका है, मैंने नहीं, पत्रकार बंधुओं ने बताया। हम लोग तो वहां जाएंगे क्यों, कांग्रेस के अधिवेशन में हम क्यों जाएंगे, ये प्रूफ हो चुका था। और उसके बाद महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, उसके क्या रिजल्ट है। हालांकि मैं बहुत प्रबल समर्थक हूं इस बात का कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में बहुत अंतर होता है। मैं खुद भी इस बात को स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं ये बात बताना चाहता हूं कि उसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में क्या गति हुई और किस प्रकार से जनता ने अपना जनादेश दिया। तो हम इस बात को
साइडलाइन नहीं कर सकते कि ऐसा भी हो सकता है। अब आते हैं लोकसभा चुनाव के बाद की। राखी जी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का चर्चा में कोई है नहीं, इसलिए मैं ना बेनिफिट ऑफ डाउट लेना चाहूंगा ना किसी को कहूंगा, लेकिन समाजवादी पार्टी के भी बहुत से ऐसे विधायक हैं। देखिए, मैं दोबारा कह रहा हूं, बहुत सारे सांसद जो कि अपना अलग गुट बनाना चाहते हैं, जो अलग बात बताना चाहते हैं। क्षेत्रवादी पार्टियां जब परिवारवादी पार्टियां हो जाती हैं और सीनियर लीडर्स की इज्जत नहीं होती है, आखिर शरद पवार जी क्यों गए कांग्रेस से, ममता दीदी क्यों आई 1998 में कांग्रेस से, ये सब अपने आप में पर्याप्त है ये बताने के लिए कि जब फैमिली मैटर प्राइवेट लिमिटेड हो जाता है तो क्या होता है। तो इन परिस्थितियों को संज्ञान में रखते हुए हम अपनी रणनीति बनाएंगे, और हम अपनी रणनीति, कोई भी पार्टी जब अपनी कोई रणनीति बनाती है तो उसका जो है वो पुनरावलोकन नहीं कराती कि आइए आप भी देख लीजिए, समझ जाइए। हर पार्टी का अपना चुनाव लड़ने का तरीका होता है, पैटर्न होता है, और वो अपनी उसी रणनीति के आधार पर आगे का काम करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया। मैं और अब कटाक्ष नहीं करना चाहता। कार्यक्रम ले जा फिर 1500 दे देना मेरे को भी। 30 से 25 चैनल्स में रेगुलर जाता हूं, और आप ही के एक प्लेटफॉर्म पे बिना चौं किए बोलने का अवसर मिलता है। नहीं तो और जगह तो डार्विन के लॉ की तरह से मुझे संघर्ष करना पड़ता है विपक्षी दलों के समक्ष। कह रहे बोलने दो भाई, जरा सुन तो लो। यहाँ अपनी बात प्लेन तरीके से कह पाते हो, और आप मध्य भारत में हिंदुस्तान के हृदय में आप विराजमान हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि इसकी रीच हमारे सेंट्रल प्रोविंस, यानी पूर्व में अंग्रेजों के समय में सेंट्रल प्रोविंस, अभी मध्य प्रदेश, मैं छात्र रहा हूं इंदौर में, तो मैं बड़ा एहसान मानता हूं कि दूर दूर तक पहुंचेगी। इसलिए मैं अपनी परम भद्रता बनाए रखने का प्रयास करता हूं, विनय अच्छा रहे और शालीनता बनी रहे, ये बहुत अच्छी बात होती है। कम आपके यहाँ से एक मैसेज जाता है, मैं उसका पूर्ण समर्थक हूं। बाकी तो देखिए, अवसर मिलते रहेंगे, चुनाव हम लोग जीतते रहेंगे, कुछ चुनाव हम लोग हारते भी हैं, लेकिन उस हार से हम विचलित नहीं होते, अगले चुनाव की डबल तैयारी के साथ जुड़ जाते। ठीक है सुमन जी, मैं भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा आगे बढ़ा रही हूं, और पूरा, हालांकि वो खुद ही कह रहे थे कि प्रश्न का जवाब मिल गया होगा, और ज्यादा मैं कटाक्ष करना नहीं चाहता, तो वो तो समझ में आ ही गया था कि आंसर था कि कटाक्ष था। लेकिन एक बात निकल कर आई, ऐसा सिनेरियो बताया जा रहा है जैसे भारतीय जनता पार्टी से कभी कोई अलग ही नहीं हुआ, अपनों की नाराजगी होती है। ये बात तो देखिए सच है, हम इसको नकारेंगे नहीं। चाहे कांग्रेस की हम बात करें या इंडिया गठबंधन में जिस तरीके से बड़े बड़े लीडर्स और चेहरे थे, जब उनमें टूट हुई तो ये सवाल उठना जायज था कि आपसी विवाद इनका क्यों है। भाई घर में ही आप लोग इस तरीके से लड़ेंगे तो आप पर कौन विश्वास करेगा, तो ये इनको संभालना था, लेकिन वो जग जाहिर हुआ। लेकिन इसका क्या हम ये मतलब समझे कि भारतीय जनता पार्टी, ये देखिए इसमें तो कोई दो राह नहीं है, अभी तक के इलेक्शन उठा के देखिए, एकता तो दिखती है, और उनका काम करने का तरीका ही भारतीय जनता पार्टी का बहुत अलग है। लेकिन क्या हम ये मान ले कि इनके यहाँ से कभी कोई जाता ही नहीं है, सब कुछ ठीक ही है? ये भी तो हो सकता है कि इनके घर का झगड़ा बाहर नहीं आता, बाकियों का झगड़ा उजागर हो जाता है। देखो, भाजपा के बारे में कहा जाता है कि यहाँ आना ही मुश्किल है, और एक बार आ गए और भगवा रंग पहन लिया तो जाना ही मुश्किल है। वैसे हरियाणा में, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, यहाँ पे इनेलो और जेजेपी दोनों ने भाजपा का साथ छोड़ा। ऐसा नहीं कि भाजपा से साथ नहीं छोड़ा या भाजपा से निकले ही लोग, कई प्रदेशों में ऐसा हुआ है। अब जो इस समय हालात बने हुए हैं, इस हालात में मुझे ऐसा लगता है कि अगर ममता कांग्रेस ज्वाइन करती हैं तो दोनों को ही फायदा मिलने वाला है, कांग्रेस को भी और ममता को भी। देखो, कांग्रेस का भी हाल बंगाल में अच्छा नहीं है, कोई सीटें नहीं निकाल पाई। वो भी एक अधीर रंजन चौधरी एक नेता उनके पास हैं जो कुल मिलाकर मतलब जो है, और जिसके सहारे बंगाल में सरकार चला रही है। ममता का आशियाना ही बिखर गया है, अभी बता रहा हूँ, जितना बिखर गया है आगे जाकर और ज्यादा बिखरने वाला है, और ममता के लिए बड़ा मुश्किल होने वाला है बंगाल में अपने वजूद को बचाए रखना। अगर दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, फिर भी दोनों मिलजुल कर अपने अपने आशियाने की थोड़ी बहुत मुरम्मत कर लेंगे, और राजनीति बंगाल में दोनों मिलकर खड़े होने के लायक हो जाएंगे। देखो, वहाँ कांग्रेस का तो कुछ है नहीं पश्चिम बंगाल में, ना तो, क्योंकि वामपंथी को उखाड़ा था 2011 में वामपंथी दलों को, जब कांग्रेस और टीएमसी दोनों इकट्ठे हुए थे।
और इकट्ठे होकर 34 साल पुरानी वामपंथी सरकार को उखाड़ दिया था दोनों ने मिलकर। लेकिन बाद में फिर टीएमसी अलग हुई, कांग्रेस अलग हुई, और अब जो हालात हैं, अब जो हालात बन रहे हैं, इस हालात में दोनों के लिए जरूरी लगता है, ऐसे कहते हैं ना, जब दोनों परेशानी में हो तो दोनों मिलकर हाथ मिला लेते हैं। तो मुझे लगता है, हालांकि अभी कोई इसमें कोई कहीं कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि मजबूरी में शायद ममता बनर्जी और कांग्रेस को, देखो कांग्रेस के पास बड़े नेता नहीं रहे, दुनिया भर के बड़े नेता कांग्रेस से निकल गए हैं, निकल के चले गए हैं भाजपा में। उसको भी जरूरत है। देखो ममता चाहे ठीक है आज राजपथ से हट गई है, सड़क पर आ गई है, लेकिन उसका एक बड़ा कद है, उसके राजनीति में पूछ है, लड़ाका राजनेता है, वो लड़ने वाली है, संघर्ष करने वाली है, तो सड़कों पर आ सकती है। वो तो हो सकता कि कहीं किसी लेवल पर जाकर दोनों ये सोचें कि दोनों का फायदा हो रहा है, तो इकट्ठे हो जाते हैं, इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ेंगे, इकट्ठे लड़ेंगे तो बचाव थोड़ा हमारा भी रहेगा, बचाव इनका भी रहेगा। आने वाले समय मुझे लग रहा है कि दोनों में कुछ न कुछ हो सकता है, हालांकि इसकी पुख्ता जानकारी नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। संदीप जी, एक महत्वपूर्ण सवाल आया और मुझे लगता है बहुत बेहतर जवाब दे पाएंगे। अमूमन ये देखें कि कहते हैं ना कि 80 सीटों में से या 80 विधायकों में से हम देखें 58 से 60 विधायक, मतलब 58 तो फिक्स ही हैं, कुछ ऊपर नीचे रोज हो ही रहा है यहाँ से और सांसदों का भी हो रहा है, तो कैलकुलेशन उस हिसाब से लेके चले। एक साथ 58 से 60 विधायक चले जाएं, 28 लोकसभा में से 20 सांसद चले जाएं, उधर से राज्यसभा सांसद भी चले जाएं, ये एकदम से जो फूट है, क्या वाकई कुछ इतना कर रखा था कि अलग होना चाहते हैं, या फिर टीएमसी के लोग हैं या जो जनप्रतिनिधि उनके हैं वो कुछ जेंजी टाइप बिहेव कर रहे हैं कि परेशान हो गए अपनी चीजों से इसलिए छोड़ रहे हैं? दिल छोड़ गए अपना। देखिए राखी जी, ये सभी लोग जानते हैं जो पैनल में बैठे हैं कि हकीकत क्या है। हकीकत ये है तानाशाही, हकीकत है डंडा, हकीकत है लोगों को अपना जान बचाना, अपनी प्रॉपर्टी को बचाना, अपने बच्चों को बचाना, अपने परिवार को बचाना। आप ये देखिए, हिमाचल के अंदर कांग्रेस की सरकार चली जाती है, बीजेपी की सरकार आ जाती है, बीजेपी की सरकार चली जाती है, कांग्रेस की सरकार आ जाती है। आप मुझे एक आदमी का नाम बताइए कांग्रेस के जिसके ऊपर अंडा क्या फूल भी फेंका हो, पत्थर मारा हो, डला मारा हो, या किसी के चोट लगी हो, कोई घायल हुआ हो। इसी तरीके से पूरे देश के अंदर आप देख लीजिए उठा करके, ऐसी क्या वजह है कि महाराष्ट्र में शिवसेना टूटती है और शिंदे नाम का एक अलग गुट बनता है। ये अभी कुछ टाइम से ये चलन चला है और वो शिंदे चरण वंदन हो जाते हैं बीजेपी के साथ। अभी टीएमसी टूट रही है, वो जो दल टूट रहा है उसको एक अलग दल बनाया जाएगा और हो सकता है जो इनका परंपरागत चुनाव चिन्ह होगा या चीजें होंगी वो उस टूटे हुए दल के पास चली जाएंगी। क्योंकि ये चीजें चुनाव आयोग के उस क्षेत्र में आती हैं, तो होगा क्या, टीएमसी अपने अस्तित्व के लिए लड़ने लगेगी कि जैसे उधर उद्धव ठाकरे लड़ रहे हैं, और वो चरण वंदन होंगे बीजेपी के साथ। और इससे बीजेपी के ऊपर ये टैग भी हट जाएगा कि देखिए बीजेपी ने ये खेल कर दिया। बीजेपी नेता हर जगह बैठ करके ये बात कहेंगे कि ये इनकी आपसी फूट है, इससे हमें नहीं पता, वो तो दो दल बन गए हैं। लेकिन वो जो दूसरा बना हुआ दल है वो काम किस तरीके से करेगा, वो बीजेपी के तरीके से काम करेगा, बीजेपी के इशारे पर काम करेगा। आप ये देखिए, जो नीतीश जी इतने बड़े नेता हुआ करते थे, आपको कहीं नीतीश जी दिखाई देते हैं? जेडीयू एक तरीके से विलय हो चुकी है, मर्ज हो चुकी है बीजेपी के अंदर, लेकिन लोगों को इसी तरीके से भ्रमित रखा जाएगा। आप मुझे दुनिया के इतिहास में बता दीजिए कि हिंदुस्तान का इतिहास तो छोड़िए कि कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री का पद छोड़ करके सांसद बन करके और गुमनामी में खो गया हो। तो ये बड़े खेल चल रहे हैं आज की तारीख में हिंदुस्तान की राजनीति में, इन्हें समझने की जरूरत है और ममता जी समझ चुकी है। इस बात का पता तभी चलेगा जिस दिन ममता जी कांग्रेस ज्वाइन कर जाएंगी और मर्ज हो जाएंगी, विलय कर जाएंगी। इससे कांग्रेस भी खड़ी हो सकती है और ममता जी को ये भी पता चल गया कि कांग्रेस के बिना केवल कांग्रेस ही वो पार्टी है आज की तारीख में हिंदुस्तान में जो बीजेपी से लड़ सकती है, बीजेपी का मुकाबला कर सकती है। अदरवाइज चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे नवीन पटनायक हो या दूसरे लोग हो, धीरे धीरे करके सबको ठिकाने लगा दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। चलिए, समय की भी सीमा है। आरपी श्रीवास्तव जी, एक छोटा सा कंक्लूजन पूरी चर्चा का। नहीं राखी, देखिए जो भी हालात है, जो हम अभी चर्चा हमारे सामने आ रही पैनल में, उसमें एक बात तो तय है, लगभग हमको लगता है कि जो भी हमारे पैनलिस्ट इस बात को मान कि ममता बनर्जी को अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने का एक तरह से समय आ गया। अब वो अस्तित्व कैसे बचा पाएंगे? जिस पार्टी के पास इतने सारे सांसद विधायक अगर पार्टी छोड़ के और दूसरा गुट बना रहे हैं या छोड़ के जा रहे हैं,
तो आखिर ममता बनर्जी जिन्होंने पार्टी खड़ा किया वो किस तरह से खड़ी हो पाएंगी। दूसरी सबसे बड़ी बात है सिर्फ उनके पास एक रास्ता है, और जिस तरह से उन्होंने आनंद फानन में या इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में गई, इसके बाद खुद सोनिया गांधी से मिली, और आप अभी बहुत सारे चित्र भी दिखा रहे हैं, अभिषेक बनर्जी भी मिले, तो इन सारी चीज़ों से कयास लगाया जा सकता है राजनीतिक स्तर पर कि हो सकता है कि ममता बनर्जी अपने तृणमूल कांग्रेस, जो मूल कांग्रेस से हट के तृणमूल कांग्रेस बनाई, हो सकता है अपनी घर वापसी कर सकें। अब ये देखना होगा कि ममता बनर्जी इसको किस हद तक लेती हैं। ममता बनर्जी खुद एक जुझारू और काफ़ी संघर्षशील नेता है, और उन्होंने जिस तरह से अपनी एक पार्टी खड़ा किया और 15 साल तक सत्ता में रहे, तो अब ये जो हालात बने हैं उनको समझना होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने कहा ना कि ये कितना जल्दी विलय होता है, उस पर भी डिपेंड करता है कि आने वाले समय में अगर विलय होता है और अभी तक कोई दूसरी जो, जैसे अभी ये हो रहा था कि न्यू जो है तृणमूल कांग्रेस बनेगी और ये होगा, ये सारे चुनाव चिन्ह का झगड़ा होगा, हो सकता है इसके पहले कोई न कोई बात ऐसी आएगी। अगर विलय होता तो इन सारी चीज़ों पर भी एक नई बहस छिड़ सकती है। अच्छा, एक और अपडेट है जो मैं अभी देख पा रही हूँ, और ये है कि काकोली घोष, जिनके नेतृत्व में तमाम जो सांसद गए हैं, उनके नेतृत्व में काकोली घोष की तरफ से ये बयान आ रहा है कि सभी लोग मेरे साथ हैं और हम अब इलेक्शन कमीशन देखेगा, इस पर बात करेगा कि असली टीएमसी कौन। तो मुझे लगता है ये जो एक तरफा बात हो रही थी, और वो ये भी कह रहे हैं कि हम सब मिलकर एनडीए को समर्थन करेंगे, तो मुझे लगता है जो दो अलग अलग गुट और असली नकली वाली बात आ जाएगी, फिर वो एक चिन्ह की बात आएगी, किसको क्या मिलता है। ये वैसे ही कुछ सिनेरियो मुझे दिख रहा है जिस पर अभी बोल भी रहे थे संदीप जी। तो एक अपडेट आया है, देखिए कल तक इसमें फाइनल क्या होता है, क्योंकि समय की सीमा है। संदीप जी कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से बोलिएगा। हाँ राखी जी, मैं तो ये कहना चाहता था कि अगर जैसे आपने देखा होगा, शरद यादव जी एक नेता हुआ करते थे बिहार के, तो उन्होंने लंबे समय तक अलग अलग राजनीतिक दलों में राजनीति की और बाद में वो अपने बेटे को और अपनी बेटी को कांग्रेस को सुपुर्द करके चले गए हैं। वो कांग्रेस की राजनीति करते हैं। तो इसी तरीके से ममता बनर्जी को कांग्रेस ज्वाइन करना पड़ेगा। समझदारी भी इसी में है, वक्त का तकाजा भी यही है, और अभिषेक बनर्जी के लिए भी अगर आप एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं तो वो कांग्रेस बेस्ट प्लेटफॉर्म हो सकता है। बिल्कुल, चलिए ठीक है, देखेंगे कल तक क्या और चीजें निकल कर इसमें आती है। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, जितना सभी लोगों का मानना है, उन्हें लगता है कि ममता बनर्जी को कांग्रेस के साथ जाना चाहिए, और जाएंगे तो दोनों को ही उसका फायदा मिलेगा। लेकिन क्या वो जाएंगे या नहीं, ये सवाल तब तक रहेगा जब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो जाती। इधर जो दूसरा नेतृत्व तैयार हुआ है काकोली घोष के, उसमें वो अपने अलग सिनेरियो से चल रहे हैं, स्पष्ट रूप से कह चुकी हैं 20 सांसद हमारे साथ हैं और हम एनडीए को समर्थन करेंगे। तो ये भी एक सिनेरियो वहां से निकल कर आया है। हर दिन कुछ एक दिलचस्प और एक अपडेट आती है। देखिए कल और क्या कुछ निकल कर आता है। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।